सो गाइस मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। जेड लिमिटेड इम्पोर्टिंग गुड्स वर्थ रुपीज़ इंडियन फर्म इंपोर्ट करा है 20 मिलियन का, रिक्वायर्स इंडियन फर्म $20 लाख पेबल। अफ्रेड ऑफ बताइए अफ्रेड ऑफ डॉलर राइजिंग एंड रुपी फॉलिंग। कंसेप्ट क्लास देखनी पड़ेगी इस लाइन को समझने के लिए, अभी हम इसको दोबारा नहीं समझेंगे। सो देखते हैं, ये वाली बात हो गई एक तो, और दूसरा फिर हम देखेंगे आगे उसको कितने दिन चाहिए। ही रिक्वायर्स, ये लाइन तो एक गाइस आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, ये गाइस तो एग्ज़ाम के लिए है, अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो सिर्फ फालतू लाइनें हैं। ही रिक्वायर्स 90 डेज फॉर पेमेंट, उसको हर हालत पे 90 दिन तो चाहिए ही चाहिए पेमेंट करने के लिए। तो उसके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है वो सप्लायर भी उसको क्रेडिट दे रहा है और उसका बैंक भी उसको क्रेडिट दे रहा है। सप्लायर क्या बोल रहा है, अगर आप 60 दिन तक पेमेंट कर देते हो ना, 60 दिन तक पेमेंट कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर उसके बाद 30 दिन आप एक्सटेंड करते हो पेमेंट तो हम आपके ऊपर 8% इंटरेस्ट लगाएंगे। और बैंक क्या कहता है, 8% पर एनम है, ठीक है गाइस। बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है 30 दिन का हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10%। तो गाइस क्या आपको क्या देख के लग रहा है, सप्लायर जो है सस्ता दे रहा है? बताइए सप्लायर सस्ता दे रहा है? अच्छा अभी आपको बताता हूँ कौन सस्ता दे रहा है। देखते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं, आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं आप कितना प्रिपेयर हो। देखते हैं गाइस, जिनको भी लग रहा है ना कि ये सप्लायर सस्ता दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की उनको ज़रूरत है। तो देखते हैं गाइस, 10% पर द बैंकर्स ऑफ जेड लिमिटेड ऑफर 30 डेज लोन। तो उसमें आप रेट दिए हुए हैं, रेट कॉपी करूँ क्या मैं? चलो कर लेता हूँ, आप कहते हो तो कर लेता हूँ। स्पॉट रेट कितना गिवन है, रुपी बाय डॉलर 56.50। उसके बाद 60 डे फॉरवर्ड, 60 डे फॉरवर्ड रुपी बाय डॉलर ही है, ये है 57.10। गाइस कितना रिलीफ मिलता है ना जब बिड आस्क नहीं होता, सच्ची बताना दिल पे हाथ रख के, रिलीफ मिलता है ना, एक दिमाग से गाइस टेंशन सी दूर हो जाती है कि चलो यार बिड आस्क नहीं है, कुछ सोचना कम पड़ेगा। नहीं तो बिड आस्क में तो वो गाइस बस पूछो मत। यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग ऑप्शन, पे द सप्लायर इन 60 डेज और अवेल द। तो पहला क्वेश्चन है पे द सप्लायर इन 60 डेज, सप्लायर को पे कर दो 60 दिन के अंदर अंदर, आप पेमेंट कर दो सप्लायर जी को। सप्लायर जी को जब पेमेंट करेंगे तो हमारा कितना रुपी आउटफ्लो होगा, रुपी आउटफ्लो इज इक्वल टू 20 लाख। और गाइस 60 डे फॉरवर्ड रेट हमारे पास कितना था, 57.10। तो गाइस जो ये अमाउंट आएगा ना, ये अमाउंट आएगा, ये हमने 60 दिन बाद उसको पेमेंट कर दिया, लेकिन हमारे को कितने दिन, उसको उसने पहली लाइन में क्या बोला था, उसको कितने दिन चाहिए, 90 डेज़। तो यहाँ पे 30 डेज़ का इंटरेस्ट लगेगा। वो कैसे लगेगा, सपोज़ ये अमाउंट आया एक्स अब यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस करके, यहाँ पर उसने रेट दिया हुआ था 8%, 0.08, और कितने देर के लिए चाहिए था, इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360। जो ये अमाउंट आएगा ना, इसको अब यहाँ प्लस कर देंगे और ये आपका टोटल जो है रुपी आउटफ्लो हो जाएगा, ये आपका टोटल रुपी आउटफ्लो हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड केस। जो बच्चे सोच रहे थे ना कि बैंक जो है हमारे को महंगा दे रहा है, अभी देखते हैं गाइस। पहले केस में हमने बैंक से, पहले केस में गाइस हमने ना बैंक से लोन लिया था, तो ये 10% है बैंक का रेट, है ना। उसने बोला था सप्लायर को आप 60 दिन में पेमेंट कर दो, सप्लायर से 30 दिन का क्रेडिट मत लो। तो इनडायरेक्टली उसका कहने का यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी थी, ये लगानी थी कि उसने बोल दिया था कि हम जो है जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना हम गाइस, वो हम जो क्रेडिट है वो सप्लायर से ना लेकर अपने बैंक से लेंगे। ये हमारे को इनडायरेक्टली एज्यूम करना, एज्यूम क्या, ये कॉमन सेंस वाली बात है। फिर सेकंड केस में वो कहता है कि हाँ अवेल द सप्लायर क्रेडिट, अवेल द
सप्लायर क्रेडिट। ठीक है गाइस, अब कहता है कि हाँ ठीक है, सप्लायर से आप ले सकते हो। इस केस में सप्लायर से ले सकते हैं ना, हम ले सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे इस केस में? अब जो भी स्टूडेंट सोच रहे थे ना, हमारा कितना था, 20 लाख, ये था डॉलर। अब गाइस इंटरेस्ट भी जो जाएगा ना, वो भी तो डॉलर में जाएगा भैया। वो कह रहा है हम सप्लायर को ही 90 दिन बाद पेमेंट करेंगे, लेकिन सप्लायर ने कहा 60 दिन तक तो कोई बात नहीं भैया, लेकिन उसके बाद अगर आप पेमेंट करोगे ना तो आपको इंटरेस्ट समेत मेरे को देना होगा, इंटरेस्ट को जोड़ कर देना होगा। क्या मज़ा आ गया यार, इंटरेस्ट को जोड़ कर देना होगा। वो इंटरेस्ट डॉलर में जोड़ेंगे या रुपीस में जोड़ेंगे, खुद बताइए आप। इंटरेस्ट जुड़ेगा डॉलर वाले अमाउंट में, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए इसके ऊपर। 20 लाख इंटू कितना परसेंट था, 8%, और इंटू 30/360। तो गैस ये जितना भी अमाउंट आता है ना, इसको आप यहाँ पर प्लस करके ये वाला अमाउंट यहाँ निकालेंगे टोटल करके ना। ठीक है, तो ये सपोज़ कीजिए 20 लाख प्लस एक्स ये अमाउंट आता है। तो अब इस अमाउंट को हम जो है अपने फॉरवर्ड रेट पर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 20 लैक्स प्लस एक्स इंटू रेट हमारे को 90 डेज़ फॉरवर्ड रेट कितना दिया था, 57.5। तो 57.5 ये हमारा रुपी आउटफ्लो आ जाएगा। दोनों ऑप्शंस को कंपेयर कर लीजिए, जिसमें हमारे रुपी इन आउटफ्लो कम होगा वो बेटर होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 हमने ख़त्म करा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में गाइस ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज का क्वेश्चन है। ये ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज का क्वेश्चन है। तो ये ए, ये बी, ये सी हमने एज्यूम करा गाइस। ये बैंक ए है, ये बैंक बी है, और ये बैंक सी है। तो बैंक ए में डॉलर बाय रुपी, अच्छा ओ माय गॉड, बैंक ए का रुपी बाय डॉलर बाय रुपी 48.30। चलो ठीक तो लिख रहे हैं, सब ठीक है यार, ठीक कर रहे हैं हम तो, बहुत सही कर रहे हैं आज काम, ठीक कर रहे हैं ना गाइस ध्यान से देखिए इस रेट को ध्यान से देखिए। ये रेट रुपीज़ का है क्या? अच्छा, अब रुपीज़ हो गया, मतलब कि अब रुपीज़ जो है यानी कि उल्टा हिसाब हो गया। पहले $1 होता था 60 रुपये का, अब ₹1 $60 का हो गया है ना, उल्टा हिसाब हो गया। मोदी जी ने बहुत कमाल कर दिया ना आके, है ना, रेट ही पूरे उल्टे हो गए। पहले डॉलर बिकता था 60 रुपये में, आजकल जो है एक रुपया बिकता है $60 में, है ना, यही हो गया ना आपका कहने का मतलब। तो गैस यहाँ पर रेट को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे चुपकी है, इस क्वेश्चन में चुपकी है ना गैस। तो हम क्या करेंगे जो रेट को कैसे लिखेंगे, रुपी बाय डॉलर। अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना गैस, रुपी बाय डॉलर। फिर बैंक बी में अब सब रेट जितने भी होंगे वो उल्टे लिखेंगे। उल्टे कैसे लिखेंगे यार, मेरे को भी लिखना नहीं आ रहा। रुपी बाय पाउंड, इसको क्या लिखेंगे, डॉलर बाय पाउंड। मैंने भी कहा यार पहले एक बार रेट ही लिख लो, कहीं बिना फालतू में गलत ना हो जाए। आप भी पेपर में यही करना, चुपकी दिख जाए ना तो बस समझ लेना आप जीत गए उस पेपर में, क्योंकि बहुत बच्चे गलत करके आएंगे। आप जिस पेपर में गाइस जिस क्वेश्चन में चुपकी आ गई ना, समझ लो, और आपने पता लग गया आपको कि चुपकी है, तो समझ लो उस क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिलने वाला है। वहाँ पर उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपके जितने भी उस पर्टिकुलर सम है 6 मार्क्स का, वो 6 मार्क्स आपको एडिशनल मिलने वाले हैं। क्योंकि बहुत बच्चे उसको 90% तो नहीं कह सकते, 70% अराउंड बच्चे उसको गलत ही कर आएंगे। क्यों गलत कर आएंगे? वहाँ पर उस टाइम वर्क जो प्रेशर है ना, इतना हाई प्रेशर होता है। द आर्बिट्रेजर हैज़ USD 1 करोड़। तो हमारे पास डॉलर है 1 करोड़ का, इसको यूज़ करके हमारे को आर्बिट्रेज गेन और लॉस निकालना है ना गाइस, आर्बिट्रेज गेन और लॉस निकालना है। तो पहले पाथ बनाते हैं,
पाथ 1 क्या होगा गाइस कि पहले सबसे पहले डॉलर है हमारे पास, तो डॉलर लेके चलना है, हमारे को डॉलर लेकर चलना है और लास्ट में डॉलर ही लेकर आना है। हमें पहले क्या करना है, डॉलर बेचना है, फिर लास्ट में हमें डॉलर खरीद कर दिखा देना है और ऐसे रेट पर खरीद के दिखाना है कि देख लो भाई हमारा तो प्रॉफिट हो गया बिना हमने। गाइस आर्बिट्रेज का क्या मतलब होता है, हेजिंग और आर्बिट्रेज में क्या फ़र्क होता है, आज मेरे को ये बताइए आप पहले, हेजिंग और आर्बिट्रेज में मतलब क्या होता है। ये बात तो दूर की रही, पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन हेजिंग एंड आर्बिट्रेज। तो गाइस हेजिंग क्या होता है, हेजिंग में गाइस हमारे पैसे लगते हैं, सब कुछ लगता है, हमारा रिस्क लगता है। रिस्क तो खैर इसमें भी होता है, लेकिन हेजिंग में हमारा पैसा लगता है, पैसा। हेजिंग में हमारा पैसा लगता है, आर्बिट्रेज में नो पैसा। और होता क्या है, स्पेकुलेशन होता है, एक स्पेकुलेशन होता है, गेन या लॉस होता है इसमें। ठीक है गाइस, हेजिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक इंश्योरेंस कवर की तरह होता है, इंश्योरेंस कवर की तरह होता है ये। इसमें पैसा भी लगता है, प्रीमियम भी देना पड़ता है और सब कुछ होता है, बट रिस्क से बच जाते हैं कहीं ना कहीं। इसमें क्या होता है, ये तो सट्टा बाजारी है, आर्बिट्रेज जो है ना गाइस, सट्टा बाजारी है, लॉस भी हो सकता है और वो भी प्रॉफिट भी हो सकता है। पैसा हमारा एक नहीं लगता, पैसा उसी टाइम लगता है जब हमारा सेटलमेंट होता है। इनिशियल पॉइंट एट द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग दिस आर्बिट्रेज वी डोंट नीड एनी सिंगल पेनी, यू नो। तो अब देखते हैं पाथ 1 सॉरी, ये बहुत ज़रूरी था समझना। इसी के साथ हमने एक कंसेप्ट और कवर करा, यहाँ पर एक कंसेप्ट हमने यहाँ कवर करा और एक कंसेप्ट ना हमने अब चलो याद नहीं है मेरे को, पहले भी एक कंसेप्ट हमने कवर करा था, तो मैं लिख रहा हूँ इसको, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना आपको कि क्वेश्चन के साथ साथ हम काफ़ी कंसेप्ट कवर करेंगे, तो वही हम कर रहे हैं। तो पाथ 1 देखते हैं गाइस, हमारे पास डॉलर है और डॉलर से डॉलर ही लेकर आना है। तो डॉलर को पहले करेंगे रुपीज़ में, रुपीज़ को फिर हम करेंगे पाउंड में, पाउंड को फिर हम कर देंगे डॉलर में। तो डॉलर को रुपी में जब करेंगे तो कौन सा बैंक यूज़ होगा, ए। फिर रुपीज़ को जब हम पाउंड में करेंगे तो बैंक यूज़ होगा बी। फिर पाउंड को जब डॉलर में करेंगे, पाउंड को जब डॉलर में करेंगे तो बैंक यूज़ होगा सी। तो गैस ऐसे हमारे को करना है, ठीक है। तो हमारे पास अभी डॉलर कितने हैं, डॉलर इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, रुपीज़ में, है ना गाइस। इसको हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में। तो रुपीज़ में जब कन्वर्ट करेंगे तो रेट कौन सा यूज़ होगा, बैंक ए का। रेट कौन सा यूज़ होगा, बैंक ए का। ये डॉलर का रेट है, डॉलर ख़रीदना है तो 48.3,